Hello everyone. So students, today we are going to start chapter number 2, class plus 2 history. So our number is 2 and name is Kings, Farmer and Towns. Kings, Farmer and Towns between 600 BCE से लेके 600 CE. It means in this chapter we will discuss about the different type of kingdoms between 600 BC से लेके 600 CE तक. It means we are discuss about 1000 years history in this chapter about the kingdoms, kingship. जो भी किंगडम हुई, जो अम्पायर हुई, उसके से रिलेटेड है जितनी भी इंसिडेंट हुए, जितनी भी अम्पायर्स बनी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है जी. किंग्स मीन्स किंग, कौन कौन से किंग हुए, फार्मर्स, क्या फार्मिंग का क्या स्टेटस था, एंड टाउन्स और सिटीज़ जो अर्बन एरिया था वो कैसे डेवलप हुआ. तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में जानने के लिए, क्योंकि हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था. ब्रिक्स, बीड्स एंड बून्स, वो चैप्टर हमारा नेम था. तो उसमें हमने सबसे एशियंट है, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो हुई है इंडिया में, उसके बारे में डिस्कस किया था. तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है कि जो 600 सेंचुरी BCE से लेके जो 600 CE तक कौन कौन सी एम्पायर हैं इस्टेब्लिश हुई, कैसे किंगडम बनी, एम्पायर्स बनी, कौन कौन सी एम्पायर बनी और कैसे उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप किया, क्या क्या रीज़न थे, ये सारा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एवरीबॉडी. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करते हैं जी. जो ऋग्वेद है, जो ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है हिंदू ट्रेडिशन में हमारे ऋग्वेद, उसके बाद 3 वेद और हैं जो कंपोज किए गए. तो ऋग्वेद है अबाउट 1500 BCE अगो है जो कंपोज किया गया था. ये कहाँ पे कंपोज किया गया था, ये बेसिकली जो मेनली जो ये कंपोज किया गया था गंगा की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है, जो इसको कंपोज किया गया था ऋग्वेदा को. तो ऋग्वेदा में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसमें हम धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से शास्त्र हैं और शास्त्रों में क्या दिया हुआ है, कैसे सिस्टम बना. तो ऋग्वेद की हेल्प भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है हिस्ट्री को जानने में, एशियंट हिस्ट्री को समझने में. ऋग्वेद एक हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके थ्रू हमें काफ़ी कुछ पता चलता है एशियंट इंडिया के बारे में, पुरातन इंडिया के बारे में. ठीक है जी. और इसमें देखिए हमारे पास है जो डिफरेंट टाइप के किंगडम है. ठीक है जी, कि कौन कौन सी किंगडम है जो कब इस्टेब्लिश हुई, ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. राइट. तो इसमें हमारे पास देखिए जो ग्रोथ हुई, जैसे हमारे पास मेनली है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसे हुई. ठीक है, इतना ज़्यादा फार्मिंग कैसे डेवलप हुई, प्रोडक्शन कैसी हुई. सो दीज आर द चेंज इमरजेंस थ्रू द, इसको हम इकोनॉमिक चेंजेस भी बोलते हैं. ठीक है जी. इकोनॉमिक चेंज कैसे आए, इकोनॉमिक चेंज के पीछे क्या हिस्ट्री है. जब एग्रीकल्चर डेवलप हुई तो न्यू न्यू टूल्स बनाए गए, एग्रीकल्चर टेक्निक हैं जो चेंज हुई. जब एग्रीकल्चर टेक्निक चेंज हुई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बनने से क्या हुआ जी, इनकम आई, मनी आई. ठीक है जी. इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग हुई और उससे क्या हुआ, एम्पायर इस्टेब्लिश हुई. और जब एम्पायर इस्टेब्लिश हुई, फार्मर से एम्पायर इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद सिटीज़ बनी, टाउन्स की डेवलपमेंट हुई. ठीक है जी. तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि थ्रू द टाइम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज आते गए. तो इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. जो भी किसी सिस्टम में चेंज आता है तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है. तो पैसा जब आता है, मनी आती है, तो हाँ, बड़े बड़े देश डेवलप हो जाते हैं. छोटे छोटे देश हैं जो बड़े देशों में का रूप है इख्तियार कर लेते हैं. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया अम्पायर को इस्टेब्लिश करने में. तो अम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुई, जब एग्रीकल्चर है जो डेवलप हुई. एग्रीकल्चर के डेवलप होने से जो आयरन है उसकी खोज हुई. तो आयरन से क्या हुआ, आयरन से उन्होंने टूल बनाए. टूल्स बनने से क्या हुआ जी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट मिली. और उसके बाद फिर उन्होंने इरीगेशन सिस्टम है जो वो उसको इम्प्रूव किया. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ में उसके साथ होती गई. तो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो डेवलप हुए. ठीक है जी.
तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है कि हमने जो मेनली क्या है, ये हमारी इंट्रोडक्शन थी। तो अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इंडियन आपकी बुक के ऊपर है जो मैप दिखाया हुआ है, जिसमें सारी एम्पायर्स हैं जो लोकेट की गई हैं, जो ओल्ड एम्पायर हुई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि कौन कौन सी एम्पायर हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, प्रिंसिप एंड पियादसी। प्रिंसिप जेम्स प्रिंसिप है जी, ठीक है जी, इसका नाम था जेम्स प्रिंसिप, मैंने प्रिंसिप लिख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेम्स प्रिंसिप, ठीक है जी। जेम्स प्रिंसिप कौन था जी? ये जो है एक ऐसा हिस्टोरियन था जिसने इंडियन जो एशियंट कल्चर है उसको खोजने में बहुत बड़ा रोल है जो वो प्ले किया जेम्स प्रिंसिप ने, ठीक है जी। जेम्स प्रिंसिप ने देखिए 1830 में वो इंडिया में आए। ही वॉज अ ईस्ट इंडियन ऑफिसर्स, ठीक है जी। इन ईस्ट इंडियन ऑफिसर्स थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में सर्च करना शुरू किया, यानी कि इंडियन हिस्ट्री को समझने के से इन्होंने जो अपना टारगेट है वो स्टार्ट किया, ठीक है जी। तो जेम्स प्रिंसिप ने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 1830 में इन्होंने स्टार्ट किया था वर्क अपना। तो इन्होंने दो यहाँ पे लैंग्वेजेस थी, यानी कि स्क्रिप्ट थी, 2 स्क्रिप्ट्स थी, लिपीज थी, एक ब्रह्मी एक खरोष्टी, ठीक है जी। ब्रह्मी एंड खरोष्टी को ट्रांसलेट किया, यानी कि उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समझने की कोशिश की जेम्स प्रिंसिप ने कि जो ब्रह्मी एंड खरोष्टी लैंग्वेज में क्या है। तो उन स्क्रिप्ट को इन्होंने स्टडी किया और इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसकी एवेल्यूएशन की कि ब्रह्मी और खरोष्टी लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट है वो क्या एक्सप्लेन करती हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है जी। तो उन्होंने एक वर्ड यहाँ पे पढ़ा था इस स्क्रिप्ट में, पियादसी, ठीक है जी। पियादसी का मीनिंग क्या है? इसमें यहाँ पे बुक में हमारे पे लिखा है प्लीज एंड बी टू होल्ड, राइट एवरीबॉडी? क्या मीनिंग है इसका? प्लीज एंड टू बी होल्ड। प्लीज एंड टू बी होल्ड मीन्स ये वर्ड है, यानी कि प्यार से किसी चीज़ को होल्ड करना। तो ये पियादसी वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया? तो इसको सर्च करने के बाद ये बताया गया कि ये वर्ड है, पियादसी वर्ड है, जो अशोक किंग के लिए यूज़ किया गया था। वो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट में जो चीज़ डिपिक्ट होती है, जो चीज़ निकल के सामने आती है, वो ये है कि जो पियादसी वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया? किंग अशोका के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि किंग अशोका है जो बहुत महान राजे हुए हैं, बहुत फेमस किंग हुए हैं, और उनके बारे में उनके लिए है जो ये वर्ड पियादसी वर्ड है जो वो यूज़ किया गया, प्लीजेंट टू बी होल्ड, राइट एवरीबॉडी? तो जो खरोष्टी और ब्रह्मी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, इसको स्टडी करने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आई। उन्होंने जो ये लैंग्वेजेस हैं, इन्होंने ये बताया कि किंग है वो कैसे होल्ड करता था अपनी एम्पायर को, क्या क्या फीचर होते थे एम्पायर के, ठीक है जी। उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला जब इस लिपि की, इस स्क्रिप्ट की है जो स्टडी की, राइट एवरीबॉडी? सो देयर इज अ प्रिसेप्शन पियादसी मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर किंग अशोका एंड ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है जी। जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उनके जो ग्रैंडसन थे उनको बोला जाता था, उनका नेम क्या था? अशोका, ठीक है जी। सो ये था हमारा प्रिंसिप एंड पियादसी है जो उसके बारे में दिया हुआ कि क्या क्या उसकी फीचर्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक 2, अर्लीस्ट स्टेट, ठीक है जी। अर्लीस्ट स्टेट में हमारे पास जो टॉपिक पॉइंट 1 है टॉपिक 2 का 2.1, 16 महाजनपद, ठीक है जी। अर्लीस्ट स्टेट्स में जो हमें मिलती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी स्टेट्स मिलती हैं? हमें 16 स्टेट्स मिलती हैं अर्ली स्टेट, यानी कि बहुत पुरानी सिटीज महाजनपद हैं जो हमें मिलती हैं, 16 महाजनपद। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये आया होगा कि जनपद का क्या, महाजनपद का क्या मीनिंग है? ठीक है जी, महाजनपद मीन्स लार्ज किंगडम, लार्ज एम्पायर, ठीक है जी। महाजनपद किसके लिए यूज किया गया? लार्ज एम्पायर के लिए यूज किया, एक वास्ट एम्पायर है जो उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया महाजनपद, ठीक है जी। जनपद किसके लिए यूज किया जाता है? स्मॉल किंगडम, महाजनपद फॉर लार्ज किंगडम,
ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो जनपद है वो किसके लिए यूज किया गया। जनपद है जो स्मॉल किंगडम एंड महाजनपद फॉर लार्ज किंगडम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कौन कौन सी लार्ज किंगडम है जो हमें मिली हैं। सो ये हम देखते हैं जी। सबसे पहले मागधा है हमारे पास, ठीक है, मागधा, कोसाला, कुरु, पंचाला, ठीक है जी, गंधारा एंड अवंती। ठीक है जी, और ये मेनली हमें लार्ज किंगडम है जो मिलती हैं, जिसमें मागधा सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद कोसाला, कुरु, पंचाला, गंधारा, अवंती एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये लार्ज हमें एम्पायर मिलती हैं, यानी कि महाजनापद मिलते हैं। और जो इनके ऊपर रूल करते थे उनको क्या बोला जाता था, जो किंग्स इनके ऊपर रूल करते थे उनको गाना और सांगा बोला जाता था। ठीक है जी, क्या बोला जाता था, गाना एंड सांगा। किसको, जो इनके ऊपर रूल करते थे, यानी कि किंग है जो, किंग को गाना और सांगा है जो वो बोला जाता था, वो वर्ड है जो इनके लिए यूज किया जाता था, गाना एंड सांगा। राइट, क्लियर है। सो ऐसे महाजनापद है जो वो इस्टेब्लिश हुई। ठीक है जी, अब महाजनापद की जो फीचर्स क्या है जी, फीचर्स महाजनापद के ये होते थे कि जो महाजनापद है वो वेल इस्टेब्लिश होती थी स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो फर्स्टली दी स्टेट्स के जो किंग थे उनको गाना और सांगा बोला जाता था। सेकेंडली इनकी एक कैपिटल होती थी। ठीक है जी, कैपिटल हर एक अंपायर की, हर एक महाजनापद की एक अंपायर कैपिटल होती थी, और जो कैपिटल है वो वेल फोर्टिफाइड होती थी, यानी कि जो भी कैपिटल होती है जहाँ पे मेनली रूल किया जाता है, पूरी कंट्री को होल्ड किया जाता है। जैसे हम अपनी कैपिटल की बात करें, इंडिया में की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, दिल्ली से हर पूरे देश को कंट्रोल किया जाता है, तो वैसे ही सेम एज इट उनकी कैपिटल से भी पूरी एम्पायर को कंट्रोल किया जाता था। और वो जो कैपिटल थी वो प्रॉपर पूरी तरह से है जो वो ये बोल सकते हैं हम वेल फोर्टिफाइड होती थी। राइट, सो वेल फोर्टिफाइड होती थी जो अंपायर की जो कैपिटल होती थी वो वेल पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से फोर्टिफाइड होती थी। राइट एवरीबॉडी, तो उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, नेक्स्ट फीचर सम स्टेट्स मेंटेन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एंड रिक्रूटेड फ्रॉम पीजेंट्री एंड रेगुलर ब्यूरोक्रेसी। ठीक है जी, तो हर एक अंपायर की एक परमानेंट आर्मी होती थी, आर्मी है जो वेल ट्रेंड आर्मी होती थी, और प्लस उनको कैसे रखा जाता था, ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स जो उनके ऊपर ऑफिशियल होते थे, ऑफिसर्स होते थे, वो प्रॉपर वे से उनको कंट्रोल करते थे, और कंट्रोलिंग करके ही उनको है जो आगे की कार्रवाई उनसे करवाई जाती थी, यानी कि प्रॉपर आर्मी है जो मेंटेन करती थी सोशल ऑर्डर को। रेगुलर आर्मी होती थी, पेड आर्मी होती थी, ऐसे ये भी एक उनका एक मेन फीचर है। ठीक है जी, नेक्स्ट धर्म सूत्र लेड नॉर्म्स फॉर किंग एंड अदर्स पीपल्स। ठीक है जी, जो धर्म सूत्र है, यानी कि जैसे हमने ऋग्वेद की बात की, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग ही जो धर्मशास्त्र है, धर्म सूत्र हैं, वो क्या थे, वो गाइडलाइंस देते थे किंग को, किंग की एम्पायर को, कि हाउ टू कंट्रोल योर एम्पायर, हाउ टू मेंटेन रूल लॉ एंड ऑर्डर इन योर एम्पायर। सो दीज आर द सिस्टम एंड अ बुक ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, जिसको बोला गया धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र सभी को एक तरह से प्रॉपरली गाइड करने के लिए यूज की जाती थी धर्म सूत्र। सो दीज आर द फीचर ऑफ महाजनपद। और इसके अलावा टैक्सेस और रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जाता था, जिससे हाउस, कोर्ट ऑफ हाउस को मेंटेन किया जाता था, यानी कि जो भी खर्चे वगैरह थे, एक्सपेंडिचर थे, वो कहाँ से आते थे, रेवेन्यू कलेक्ट किए थे। वो टैक्सेस और रेवेन्यू है जो वो प्रॉपरली लगाया जाता था किसानों के ऊपर, जिम्मेदारों के ऊपर, और अदर हैं जो ऑफिशियल्स पर्सन है जिनकी जो उनके ऊपर टैक्सेस कलेक्ट करके वो मेंटेन करते थे, जो भी खर्चे हैं, जो उनके ऊपर आ रहा है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे हैं वो किए जाते थे। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 16 जनपद के जो फीचर है हमने डिस्कस किए। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 2.2 फर्स्ट अमंगेस्ट 16। ठीक है जी, तो वो कौन सी थी, मागधा।
मागधा है जो हमारे पास फर्स्ट एक अंपायर है जो मानी जाती है, मागधा सबसे ओल्डेस्ट अंपायर मानेगी, हमें महाजनापद माना गया। और इसका टाइम पीरियड क्या है जी, 4 to 6 BCE। ठीक है जी, 4 to 5 BCE है जो, वो इसका टाइम पीरियड है। और जो मागधा के रूलर हुए हैं वो कौन हुए, रूलर्स लाइक भीमसरा, अजातशत्रु, ठीक है जी, भीमसरा, अजातशत्रु, ये इसके हैं जो मेनली रूलर हुए हैं। ठीक है जी, महाजनापद की भीमसरा, अजातशत्रु। एंड अवेलेबिलिटी यहाँ पे, अब ये मागधा जो इतनी ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा डेवलप थी, क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेज थे वो काफ़ी, इनको काफ़ी क्वांटिटी मिले थे, आयरन वगैरह हैं जो इनके पास काफ़ी क्वांटिटी में थे, तो जिससे इन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, टेक्निक को एडवांस किया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। और एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी के थ्रू। आयरन होने की वजह से इन्होंने टूल्स वगैरह बनाए, और जिससे इनकी जो एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई, वास्ट हुई। ठीक है जी, उसके अलावा इनके पास और क्या था जी, इनके पास था वेल आर्मी वेल फॉर एलिफेंट इन फॉरेस्ट। ठीक है जी, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से इनके पास एलिफेंट्स थे, और एलिफेंट्स से इन्होंने वेल एक्विप्ड है जो अपनी आर्मी बना रखी थी। तो आर्मी में एलिफेंट का रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एलिफेंट के ऊपर जो भी पर्सन लड़ता है तो इजीली उसके ऊपर तो पहले पहुंच ही नहीं पाता कोई, तो इजीली वो अपने जो अपोनेंट हैं, अपने जो विरोधी हैं, उनको जल्दी से आसानी से मार सकते थे। तो ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उनके पास आर्मी है जो, वो वेल इक्विप्ड आर्मी थी, वो विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट। ठीक है जी, उसके बाद गंगा रिवर था। गंगा रिवर से वो क्या करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। कम्युनिकेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो सी रूट को यूज़ करते थे। और सी रूट से क्या होता था, उनका जो ट्रेड है वो अच्छा होता था, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स और सर्विसेज को वो चेंज करते थे, जिससे इकोनॉमी है जो वो डेवलप हुई। ठीक है जी, जब हम दूसरे देशों से ट्रेड करते हैं तो उसका रीज़न क्या है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो सेम एज एट जो मागधा अंपायर के पर्सन थे वो भी ऐसे करके यूज़ करते थे। लैंड रूट को भी यूज़ किया जाता था, पर गंगा है जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है जी, और उसके बाद अब उनका जो पाटलिपुत्र है वो क्या है जी, उनका मेन सेंटर बना हुआ था पाटलिपुत्र। ठीक है, लोकेशन ऑफ पाटलिपुत्र फैसिलिटेटेड टू रूट ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्ग गंगास। ठीक है जी, पाटलिपुत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है जी, और उनकी कैपिटल का क्या नाम था, रजिहारा। रजिहारा ऑफ कैपिटल ऑफ मागधा अंपायर, रजिहारा है जो उनकी कैपिटल थी, तो इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलती थी। सो यहाँ पे हम को पता चल गया कि मागधा इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अंपायर क्यों थी, क्या रीज़न थे उसके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया मागधा के बारे में, और हमने इसके चैप्टर की इंट्रोडक्शन में रिसेप और पियादसी अर्ली स्टेट्स महाजनापद के बारे में डिस्कस किया। राइट एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू एवरीवन।